हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड लेक्चरर केमिस्ट्री पेपर 2018 का। इसमें हमने 1 से 33 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, 1 से 33 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे 34 टू 45 क्वेश्चन, 34 टू 45 क्वेश्चन। 1 से 33 तक क्वेश्चन हमारे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन थे। आज से हमारे फिजिकल के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। आज से हमारे फिजिकल के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो स्टूडेंट, इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखें और मेन पॉइंटों को नोट करते जाइए। आप सभी लोग पेन और कॉपी लेके बैठें, पेन और कॉपी लेके बैठें, तभी इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को देखें और क्वेश्चनों को एक बार खुद से ट्राई करें। क्वेश्चनों को एक बार खुद से ट्राई करें, उसके बाद ही क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को देखें। और स्टूडेंट, टारगेट प्रवक्ता सीरीज़ को देखते हुए यह सीरीज़ बनाई गई है और यह सीरीज़ हमारे जो अपकमिंग एलटी एग्ज़ाम है नवंबर में जिसके फॉर्म आएंगे और मार्च में जिसकी एक्सपेक्टेड डेट है, उसके लिए भी यह सीरीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसको प्रवक्ता और एलटी के स्टूडेंट सभी देख सकते हैं और इस सीरीज़ को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए आज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रेडियो एक्टिविटी से आया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 75% ऑफ एनी गिवन अमाउंट ऑफ ए रेडियो एक्टिव सबस्टेंस इज डिसइंटीग्रेटेड इन 1 आवर, व्हाट इट्स हाफ लाइफ पीरियड विल बी। हमसे पूछ रहा है कोई सबस्टेंस अगर 75% डिसइंटीग्रेट हो जाता है वन आवर में, तो उसका हाफ लाइफ पीरियड बताइए, उसका हाफ लाइफ पीरियड बताइए। तो स्टूडेंट, जितने भी हमारे रेडियो एक्टिव सबस्टेंस होते हैं, जितने भी ये रेडियो एक्टिव सबस्टेंस होते हैं, ये हमारे काइनेटिक्स के फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? काइनेटिक्स के फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। आप सभी लोग नोट कीजिए, जो रेडियो एक्टिव सबस्टेंस होते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। और हमने काइनेटिक्स में डिस्कस किया, हम काइनेटिक्स में डिस्कस करते हैं कि इसका एक इंटीग्रेशन फार्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर में, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। ये होता है हमारा इंटीग्रेशन का फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। क्या हमारा? के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। और यहाँ पे टी क्या है? हमारा टाइम। और के क्या है यहाँ पे? रेट कांस्टेंट। और हमको यहाँ पे बताना है हाफ लाइफ। और फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है हमारा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के। आप इन फॉर्मूलाओं को एक पेज में अलग से नोट करते जाएं। आइए आप क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसको पहले रिमूव करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, देखो, अगर 75% उसमें सपोज डिकम्पोज हो गया, सपोज कोई भी सबस्टेंस हमारे इनिशियल कितना था हमारा, इनिशियली उसका कंसंट्रेशन था हमारा 100, इनिशियली इसका कंसंट्रेशन कितना था हमारा 100, तो उसका फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा? 100 माइनस कितना डिकम्पोज हो गया है? 75%। 75% डिकम्पोज हो गया तो फाइनल कितना बचा? 100 माइनस 75 इज इक्वल टू 25%। 25% कितना बचा हमारा? रिमेनिंग। ठीक है, तो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन तो हो गया हमारा यहाँ पे 100 और फाइनल कंसंट्रेशन यानी 80 कितना हमारे यहाँ पे? 25। आइए इसको डायरेक्ट फार्मूले में रखते हैं। और हाँ स्टूडेंट, जो भी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था टी हाफ वाला, क्या बताया मैंने? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। इसको हम शॉर्ट में भी इसको हम लॉग फॉर्म में भी लिखते हैं 2.03 इंटू लॉग 2 अपॉन के, लॉग 2 अपॉन के। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है? न्यूमेरिकल थोड़ा इजी सॉल्व हो जाता है। इसको नोट कीजिए आप। तो यहाँ पे अब हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इंटीग्रेशन वाला फार्मूला लगाएंगे, के इज इक्वल टू 2.30 अपॉन टी लॉग A0 अपॉन 80। स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट को देखते जाइए, उसके बाद
2.303 अपॉन टी। टाइम कितना दिया यहाँ पे 1 आवर, कितना दिया 1 आवर यानी 60 मिनट 60। और लॉग ए नॉट कितना दिया हमको, इनिशियली कोई भी सब्सटेंस 100 होता है, इनिशियली कोई भी सब्सटेंस 100 होगा, अगर वो 75% डिकम्पोज हो गया तो कितना बचा वो बचा हमारा 25%। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिया होगा वो 60% डिकम्पोज हो गया तो कितना बचा हमारा फाइनल वाला, वो बचा हमारा 40%, यानी 40 कंसनट्रेशन रिमेन रहा। ठीक है, तो 100/25 100/25 तो 2.30/3 2.30/3/60 डिवाइड बाई लॉग। अगर हम 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 4, ये आएगा हमारा log 4। अब हम इसको log 4 को लिख सकते हैं, log 4 को लिख सकते हैं हम log 2 इंटू log 2 की पावर 2, log 2 की पावर 2, तो यहाँ पे आ गया हमारा 2.303/60 log 2 की पावर 2। अगर log 2 की पावर 2 होता है तो इसमें एक रूल होता है, log की एक कंडीशन होती है, log 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 इंटू log 2, 2 इंटू log 2। अगर कोई सब्सटेंस हमारा log x की पावर x है तो वो आ गया हमारा x इंटू log x, ये यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, सपोज कोई हमारा log x/x इज इक्वल टू x इंटू log x, तो यहाँ पे क्या है हमारा log 2 की पावर 2। तो अगर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 2 इंटू log 2। इसको आप सॉल्व मत कीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी हमको टी हाफ निकालना है। वहाँ पे यह है हमारा इतना, और हम रिमेनिंग पार्ट को डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अभी मैंने आपको टी हाफ का एक फार्मूला बताया था, टी हाफ का फार्मूला बताया था पीछे इसी में। टी हाफ इज इक्वल टू लॉग वाले फॉर्म में 2.303 log 2 डिवाइड बाई के। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, टी हाफ, और यहाँ पे देखो हम इसको के फॉर्म में लिखेंगे। के इज इक्वल टू 2.303 log 2 अपॉन टी हाफ, log t अपॉन टी हाफ। यहाँ भी देखो के है और यहाँ भी देखो के है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, हम इक्वेट करेंगे, दोनों को दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी देखो 2.303/60 2 इंटू log 2 इज इक्वल टू, अब वाली वैल्यू को लिखेंगे हम, ये हमारी 2.303 log 2 डिवाइड बाई टी हाफ। तो यहाँ से देखो इससे एक कैंसिल और log 2 से log 2 कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास 2/60 इज इक्वल टू 1/टी हाफ। जब हम टी हाफ को इस साइड ले जाएंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टी हाफ, जब हमने 2 को 30 से वो किया तो यहाँ पे हमारा 30, तो ये आ गया हमारा टी हाफ इज इक्वल टू 30 मिनट। 30 मिनट क्या हो गया इसका आंसर, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो स्टूडेंट आपको फर्स्ट ऑर्डर को इसी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो भी न्यूमेरिकल आते हैं हमारे डिकम्पोज वाले, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है। और अगर उसमें टी हाफ पूछ रहा है, तो आपको यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा ईजी हो जाता है, और आपको टी हाफ का ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 इंटू log 2 अपॉन के। ठीक है, और अगर कहीं पे के की वैल्यू ईजिली आ जा रही है, तो वहाँ पे आप उस वाले फार्मूला यूज़ करना टी हाफ का। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/k। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, pH ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोल पर लीटर ईच ऑफ द एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट आयन इज, हमको ये वैल्यू दिया और के की वैल्यू दिया है। के की वैल्यू 10⁻⁵, यानी के की वैल्यू यहाँ पे 1.8 इंटू 10⁻⁵, और लॉग 1.8 की वैल्यू इतनी दी है। हमको ये क्वेश्चन, इसमें देखो एक तो दिया हमको वीक एसिड, एक तो दिया है इसमें
आपको एसिड को पहचानना आना चाहिए, आपको एसिड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि क्वेश्चन में किस प्रकार का एसिड दिया गया है। तो यहाँ पे देखो एसिटिक एसिड होता है हमारा वीक एसिड, और एसिटिक एसिड का ही स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट दिया, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट दिया। एक तो दिया हमको देखो CH3COOH, और एक दिया हमको CH3CONA। यह हमारा एसिडिक बफर, ये हमारा एसिडिक बफर, ये क्वेश्चन हमारा एसिडिक बफर से आया है, एसिडिक बफर से आया है। तो एसिडिक बफर से आया, तो इसमें देखो एसिडिक बफर क्या होता है, जो वीक एसिड और वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। जो भी हमारा वीक एसिड है उसी का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हम जो भी सॉल्ट आएगा उसको बोलते हैं हम एसिडिक बफर, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है, हंसेटर इक्वेशन बोलते हैं हम उसको, उसका फार्मूला होता है हमारा pH = pKa प्लस लॉग सॉल्ट कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाई कंसनट्रेशन ऑफ एसिड। अगर बेस होता है तो यहाँ पे लिखते हैं POH = pKb प्लस लॉग सॉल्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ बेस एंड कंसनट्रेशन ऑफ एसिड कंसनट्रेशन ऑफ बेस। ये हमारा एसिड के लिए, एसिडिक बफर के लिए फॉर्मूला। हमको इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और यहाँ पे दिया हमको देखो दोनों का कंसनट्रेशन कितना दिया हमको, यहाँ पे लिखा है ईच, यहाँ पे लिखा है ईच मीन्स जो हमारा सॉल्ट और एसिड दोनों का कंसनट्रेशन हमको सेम दिया, 0.1 दिया हमको दोनों का कंसनट्रेशन। और जो pKa की वैल्यू, pKa को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, जब pKa को निकालने का फॉर्मूला होता है देखो, जैसे pH इक्वल टू होता है माइनस लॉग एच, pH इक्वल टू माइनस लॉग एच, तो वैसे होता है pKa इक्वल टू माइनस लॉग Ka। यहाँ पे Ka की वैल्यू दिया हमको देखो, Ka = 1.8 × 10⁻⁵, तो pKa = माइनस लॉग इंटू इसकी वैल्यू कितनी देगा 1.8 × 10⁻⁵। तो स्टूडेंट लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, देखो जैसे सपोज यहाँ पे इसी के उससे समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे लिखा हमको लॉग 1.8 × 10⁻⁵। तो यहाँ पे एक लॉग का रूल होता है, जो भी हमको 10⁻⁻ में दिया हो सबसे आगे आ जाता है, और जो भी हमको लॉग की वैल्यू दिया उसको हम माइनस कर देते हैं, लॉग 1.8, ठीक है। तो यहाँ पे देखो pK की वैल्यू क्या आएगी हमारी, माइनस लॉग, एक मिनट, ये माइनस है, अगर माइनस इंटू -5 माइनस लॉग 1.8, तो यहाँ पे माइनस क्या हो गया हमारा, प्लस माइनस, और लॉग 1.8 की वैल्यू कितनी दी है हमको यहाँ पे 0.253, 0.255। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4.7447। ये होगी हमारी pKa की वैल्यू। pKa की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कीजिए, आप pKa की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कीजिए। फॉर्मूला क्या था हमारा, pH = pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। तो pKa की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारी, pH = pKa की वैल्यू आ गई 4.747 प्लस लॉग और दोनों जो कंसनट्रेशन है सॉल्ट और एसिड दोनों की कंसनट्रेशन दी है हमको 0.1, तो इसका आ गया हमारा 0.1 अपॉन 0.1। इसकी वैल्यू आ गई, जब इसकी जो वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1, और जो log 1 की वैल्यू होती है, हमारी 0। तो ये आ गया हमारा pH = 4.7447। ये हो गया इसका आंसर। कौन से ऑप्शन में सही है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट इन फॉर्मूले को आप नोट करते जाइए। अगला क्वेश्चन हमारा थर्मोडायनेमिक्स से हमसे पूछ रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। हमको बताना है जो भी हमको प्रॉपर्टी दिया है कौन से स्टेट फंक्शन नहीं है। स्टूडेंट, थर्मोडायनेमिक्स में हम 2 टाइप के फंक्शन पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम 2 टाइप के फंक्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट तो होता है हमारा स्टेट फंक्शन एंड सेकंड होता है हमारा वर्क फंक्शन। सेकंड होता है हमारा वर्क फंक्शन। और जो इनिशियल स्टेट फंक्शन क्या होता है, जो स्टेट पे डिपेंड करता है, जो ओनली इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। और जो वर्क डन है वो ओनली पाथ पे डिपेंड करता है, वो ओनली पाथ पे डिपेंड करता है। देखो जैसे सपोज आपको ग्राउंड फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर में जाना है। सपोज आपको ग्राउंड फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर में जाना है। ये हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर और ये हो गया आपका फिफ्थ फ्लोर। तो आपका सपोज आप इसमें से आपको फर्स्ट फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर में जाने के 2 रास्ते हैं। फर्स्ट फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर में जाने के आपके पास 2 रास्ते हैं। तो आप क्या करोगे, या तो बाई लिफ्ट जा सकते हो, ठीक, या तो बाई लिफ्ट जा सकते हो, या आप क्या सकते हो बाई स्टेयर जाओगे, यानी सीढ़ियों के थ्रू जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब हम लेफ़्ट के थ्रू गए तो हम हमारी वैल्यू किस में डिपेंड करेगी, ओनली कि फर्स्ट छत से ओनली लास्ट छत में, यानी इनिशियल से फाइनल पे डिपेंड कर रही है। इनिशियल से फाइनल पे डिपेंड कर रही है। ये ओनली हमारी स्टेट पे डिपेंड कर रही है, हम किस के थ्रू गए। और जो दूसरा हमारा जो हम दूसरे किसके थ्रू गए, हम स्टेयर के यानी सीढ़ी के थ्रू गए। तो सीढ़ी के थ्रू हम ये देखेंगे कि हमको ऊपर से नीचे जाने में हमने कौन से पाथ को फॉलो किया। यहाँ पे आपने देखो कौन से पाथ को फॉलो कर रहे हो, आप सीढ़ी के थ्रू ये वाले पाथ को फॉलो करेंगे। और जब आप लिफ्ट से जाओगे तो सीधे किसको फॉलो करके किस में डिपेंड करोगे आप, यानी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में डिपेंड रहोगे। और पाथ फंक्शन में ओनली पाथ में डिपेंड रहोगे। तो स्टूडेंट जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं ओनली उसमें वर्क फंक्शन के 2 होते हैं। एक तो होता है हमारा इसमें वर्क डन, एक तो होता है हमारा वर्क डन, दूसरा होता है हमारा हीट। वर्क डन और हीट ये दोनों हमारे वर्क फंक्शन होते हैं। ये हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा एक तो हमारा स्टेट फंक्शन, दूसरा हमारे इस वर्क या पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन तो पाथ फंक्शन हमारे 2 होते हैं। एक तो होता है हमारा वर्क डन और दूसरा होता है हमारा हीट। थर्मोडायनेमिक्स में ओनली 2 ही पाथ फंक्शन होते हैं हमारे। एक तो होता है हमारा वर्क डन, दूसरा होता है हमारा हीट। जो किस पे डिपेंड करता है, जो पाथ फंक्शन वो ओनली पाथ पे डिपेंड करता है कि आप कितने पाथ को ट्रेवल कर रहे हो, यानी कवर कर रहे हो, उसको बोलते हैं हम वर्क पाथ। और जो स्टेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है हमारा इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे। और जितने भी हमारे अदर टर्म होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, उसको बोलते हैं हम, वो होते हैं हमारे स्टेट फंक्शन। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी है वो भी हमारा स्टेट फंक्शन है। और वर्क डन क्या है हमारा, वर्क डन मैंने बताया कि जो वर्क डन और हीट होते हैं वो दोनों ओनली हमारे पाथ फंक्शन होते हैं। तो इसमें कौन सा हमारा स्टेट फंक्शन नहीं है, स्टेट फंक्शन यानी वर्क डन क्या हमारा पाथ फंक्शन, ये हमारा स्टेट फंक्शन नहीं है। और टेम्परेचर और एंट्रोपी ये सब हमारे स्टेट फंक्शन होते हैं। और आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वहाँ पे लिखा होगा डेल्टा वी, जैसे डेल्टा यू, डेल्टा वी, डेल्टा टी, डेल्टा पी, ये सभी क्या होते हैं हमारे ये सभी होते हैं हमारे स्टेट फंक्शन। और आप एक पॉइंट को यहाँ पे ट्रिक याद कर लेना, जिस भी शब्द के आगे उसके आगे डेल्टा लगा होगा उसको वो हमारे स्टेट फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि वहाँ पे देखो जैसे डेल्टा यू है, इसकी जो ये किस पे डिपेंड करेगा, उसके फाइनल कंसंट्रेशन पे और इनिशियल कंसंट्रेशन पे। और सेम वैसे जो टेम्परेचर वो किस पे डिपेंड करेगा, फाइनल टेम्परेचर पर माइनस इनिशियल टेम्परेचर पर है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम से है। हमसे पूछ रहा है द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ 0.01 मोलर टी एसिटिक एसिड इज 1.6 इंटू 10⁻⁵। ये हमारा यहाँ पे लिख लेना आप 1.6 इंटू 10⁻⁵ एट 298 केल्विन। हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इन सॉल्यूशन विल बी। हमको जो एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है जब वो डिकम्पोज करेगा तो हमको उसमें हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन का सॉल्यूशन बताना।
हाइड्रोजन आयन का हमको कंसंट्रेशन बताना है यहाँ पे, ठीक है, कि हाइड्रोजन आयन कितना डिकम्पोज। तो जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड क्या हमारा वीक एसिड है। जो वीक एसिड होते हैं वो किसी भी सॉल्यूशन में कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होते हैं, यानी कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे। तो ये हो गया हमारा CH3CO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। सपोज जो सपोज एट टी टाइम इक्वल टू जीरो, जब टी टाइम इक्वल टू जीरो है तो जो एसिटिक एसिड है उसका कंसनट्रेशन सपोज कितना हमारा C, और इसका कंसनट्रेशन कितना हमारा, ये तो अभी डिकम्पोज ही नहीं हुआ, तो इसका कंसनट्रेशन हो गया हमारा 0 आफ्टर टाइम टी, यानी इक्विलिब्रियम। आफ्टर टाइम टी यानी इक्विलिब्रियम पे सपोज इसका कंसनट्रेशन है C से हमारा गया C अल्फ़ा। सपोज यहाँ पे देखो किसी का कंसनट्रेशन हमारा 1 है, 1 से कितना डिकम्पोज हुआ X, 1 से उसका डिसोसिएशन हुआ हमारा X। तो जब सपोज A है तो A से कितना अगर हमारा 1 से 1x हो रहा है, 1 से 1x हो रहा था, A से कितना होगा हमारा, A से A माइनस AX होगा, ठीक है, वो A से A माइनस AX होगा। तो सेम वैसे ही सपोज हमारा कंसनट्रेशन यहाँ पे C है, तो C से कितना होगा हमारा, C से C माइनस अल्फ़ा। तो ये भी हमारा जो CH3 COH है, ये भी हमारा C अल्फ़ा डिकम्पोज होगा और ये भी C अल्फ़ा डिकम्पोज होगा। अब हमको निकालना है इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है। डिसोसिएशन कांस्टेंट हमको क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पे देखो हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जब हम इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, Ka इज इक्वल टू जो भी प्रोडक्ट दिए हैं उनके कंसंट्रेशन C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा, और जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमारा C माइनस C अल्फ़ा, C माइनस C अल्फ़ा। यहाँ पे हम C को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा C1 माइनस अल्फ़ा, C1 माइनस अल्फ़ा, और 1C से 1C यहाँ पे कैंसिल। तो Ka इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1। और यहाँ पे देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम है, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम है, यानी जो अल्फ़ा है उसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, ना के बराबर होगी। यानी जो अल्फ़ा की वैल्यू है 1 से बहुत कम है, 1 से बहुत कम है। तो हम यहाँ पे 1 माइनस एल की 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू को 1 अज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे आया, इसको हमने 1 अज्यूम किया तो यहाँ पे आया, देखो K इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू K अपॉन C, और जो अल्फ़ा स्क्वायर है हम यहाँ पे ये क्या होगा स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। अब हम यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। हमको K की वैल्यू दिया यहाँ पे देखो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन कितनी दिया हमको, कंसंट्रेशन दिया हमको 0.01। इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2। तो ये हो गया हमारा 10 की पावर माइनस 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2। अगर ऊपर जाएगा, पहले से ऊपर गया है 10 की पावर माइनस 3, अगर 10 की पावर माइनस 2 ऊपर गया तो ये हो जाएगा हमारा 10 की पावर प्लस 2। तो पहले से हमारा 10 की पावर माइनस 3, तो 10 की पावर माइनस 3 यहाँ पे लिखो 10 की पावर माइनस 3 प्लस 10 की पावर प्लस 2। तो ये जब हम इसको कैलकुलेट करें यहाँ पे आएगा हमारा 10 की पावर माइनस 1। एक मिनट, ये हमारा 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो गया 10 की पावर माइनस 3 और 10 की पावर माइनस 2। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे 10 की पावर माइनस 5। तो यह आ गया हमारा 10 की पावर माइनस 5। और जो 1.6 है, जब हम इसको 16 लिखेंगे तो इंटू एक 10 की पावर यहाँ से और आ गया, तो ये हो गया हमारा 10 की पावर माइनस 6। तो यहाँ पे हो गया हमारा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ये हो गया हमारी अल्फ़ा की वैल्यू। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारी 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अब हमको बताना है यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे देखो HN बराबर क्या है हमारा, एक मिनट,
तो हमारी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या है हमारी सी अल्फ़ा, और जो सी अल्फ़ा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दिया। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पे 4 × 10⁻³ और जो सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यानी कंसंट्रेशन कितना है सी का 0.01। जब हम इसको 10 के फॉर्म में लिखेंगे तो यह हमारे 10⁻²। स्टूडेंट यहाँ पे जो है 10⁻³ 10⁻⁵ है, 10⁻⁵ है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी, पहले कितना था हमारा 10⁻², ये आ गया हमारे 10⁻+2। तो यहाँ पे आएगा हमारे, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू एक बार सॉल्यूशन को देख लेना, तो वहाँ पे आएगा हमारे 10⁻⁻। तो वहाँ पे आएगा हमारे 10 की पावर, जब हमारे 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, यहाँ पे आएगा हमारा 10 की पावर माइनस, यहाँ पे हमारे 10 की पावर -3। ठीक है, एक बार सॉल्यूशन को देखना है, इसको मैंने जल्दीबाजी 10 की पावर -3 रीड कर लिया था। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 10 की पावर 1.6 इंटू 10 की पावर -3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी जो 1.6 है, जब हम इसको 16 लिखेंगे तो इंटू 10 की पावर -4 हो गया है, 10 की पावर -4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब आएगी हमारी वैल्यू 10 की पावर अल्फ़ा = 4 × 10 की पावर -2। अल्फ़ा = 4 × 10 की पावर -2। अब हम अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन वो कितनी हमारी सी अल्फ़ा, सी की वैल्यू कितनी हमारी 0.01 कंसंट्रेशन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी 10 के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा हमारा 10 की पावर -2 इंटू 4 × 10 की पावर अल्फ़ा की कितनी वैल्यू है यहाँ पे 10 की पावर -2। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 4 × 10 की पावर -4 मोलर टी। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में। यहाँ पे देखो 4.0 इंटू 10 की पावर -4। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन एन आइडियल गैस एक्सपेंड फ्रॉम 6 लीटर टू 14 लीटर अगेंस्ट ए। आपको थर्मोडाइनमिक्स में जो टर्मिनोलॉजी होती है उनको ध्यानपूर्वक देखना होता है, इसमें टर्मिनोलॉजी का एक खेल होता है। अगेंस्ट पूछ रहा है तो जो भी हमारा प्रेशर लगेगा वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के अगेंस्ट लगेगा, यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर सपोज ऊपर से ऐसे लग रहा है तो आपको इसमें अगेंस्ट लग रहा है, अगेंस्ट लगेगा तो यहाँ पे एक रूल होता है, उसको बोलते हैं हम इरिवर्सिबल गैस, उसको बोलते हैं हम इरिवर्सिबल गैस के लिए यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना है। ठीक है, और प्रेशर कितना दिया हमको 0.3 atm। हमको पूछना है इसमें वर्क डन कितना होगा, तो इसमें एक वर्क डन का फार्मूला होता है W = -P एक्सटर्नल डेल्टा V, और जो P एक्सटर्नल -P एक्सटर्नल और जो डेल्टा V है उसको लिख सकते हैं हम, क्योंकि जो यह स्टेट फंक्शन है, ये क्या हमारा स्टेट फंक्शन है, किस पे डिपेंड करेगा, ये फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पे। तो ये हो गया हमारा U2 यानी फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, तो U2 - U1। जब हम तो यहाँ पे देखो प्रेशर की वैल्यू कितनी थी हमारी, आपको कैसे आइडिया लगेगा कि आपको रिवर्सिबल वाला फार्मूला लगाना है, इरिवर्सिबल वाला फार्मूला, वो आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अगेंस्ट लिखा है तो यहाँ पे आएगा हमारा इरिवर्सिबल वाला वर्क डन का फार्मूला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा P एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी दी है हमको -0.3 इंटू और फाइनल कंसेंट, और इसका वॉल्यूम कितना दिया हमको V2 कितना हमको 14 और V1 6। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.30 इंटू 8, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया हमारा 2.4 atm पर लीटर। ठीक है, बट हमको यहाँ पे ऑप्शन जूल में दिया है, यहाँ पे हमको ऑप्शन जूल में दिया है, ये हो गया हमारा 2.4 atm लीटर। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि जो 1 atm होता है, 1 atm = 0.0103 जूल, 0.013 जूल। तो आपको क्या करना है, -2.4 को 0.1013 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको
तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी, -2.4333 जूल। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। आपको क्या करना है, जो भी एटीएम यानी वर्क डन दिया है एटीएम में, हम उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो जो 1 एटीएम बराबर होता है हमारा 0.1013 जूल। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सॉलिड स्टेट से। द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर सीजियम क्लोराइड CaCl यूनिट इज, हमको लेटेस्ट पैरामीटर बताना है हमको यहाँ पे, जो कैटायन और अनायन होता है इसमें उसका रिलेशन बताना है हमको यहाँ पे। देखो जो सीजियम क्लोराइड होता है, इसमें दोनों का साइज़ क्या होता है, सेम होता है, दोनों का साइज़ सेम होता है। और जो सीजियम क्लोराइड है ये BCC में ऑक्यूपाइड होता है, BCC में ऑक्यूपाइड होगा यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूब में ऑक्यूपाइड होता है। तो जो इसमें कैटायन वाले पार्ट होते हैं यानी क्लोरीन आयन वाले पार्ट, ये तो होते हैं हमारे कॉर्नर पे, और जो सीजियम होता है ये होता है हमारा सीजियम आयन, ये होता है हमारा बॉडी सेंटर पे, सपोज ये हमारा कोई क्यूब है, सपोज ये क्या हमारा क्यूब है कोई। ठीक है, तो स्टूडेंट, तो क्लोरीन आयन कहाँ पे, हमारे कॉर्नर पे। कॉर्नर कितने होते हैं एक क्यूब में, 8। एक यहाँ पे 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे क्यूब दोबारा रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आइडिया नहीं लग रहा कि अप और डाउन पे क्या करके, जो कि हमारा तो हमने बताया कि जो क्लोरीन आयन है यानी जो नेगेटिव पार्ट है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। कॉर्नर कितने होते हैं एक क्यूब में, 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हो गया हमारे सब क्लोरीन आयन। ठीक है, उसके बाद जो हमारा कैटायन है यानी जो सीजियम आयन है वो कहाँ पे, हमारा बॉडी सेंटर पे, वो है हमारा बॉडी सेंटर पे। ये वाला क्या है, सीजियम आयन। अब हमको बताना है जो यहाँ से पैरामीटर है इन दोनों के बीच रिलेशन, तो ये सपोज ये हमारा एक क्यूब यहाँ पे हमारा इस कोने पे, और एक क्यूब हमारे इस कोने पे, और एक क्यूब कहाँ पे हमारे बीचों बीच बॉडी सेंटर में। तो हम सभी जानते हैं कि जो बॉडी डायगोनल होता है उसकी वैल्यू आती है हमारी √3। बट यहाँ पे हमको रेडियस भी निकालना है, ये रेडियस इसकी डिस्टेंस होगी सपोज हमारी -r, और इसकी डिस्टेंस होगी यानी ये वाली, क्योंकि जो कॉर्नर पे क्या हमारे क्लोरीन एटम है यानी उनकी वैल्यू क्या होगी हमारी माइनस रेडियस। और जो सपोज ये हमारे बीच में क्या हमारा बॉडी सेंटर में इस एक क्यूब है, इस क्यूब से यहाँ तक की दूरी होगी हमारी +r, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी हमारी +r। तो यहाँ पे कितने +r कितने हैं 2r, +r कितने यहाँ पे 2, और -r कितने हमारे 2। तो यहाँ पे देखो 2r + 2r माइनस इज इक्वल टू बॉडी डायगोनल कितना हमारा √3a। तो अब जब इसको, तो यहाँ पे 2 हमारा कॉमन आ गया, तो RA + R माइनस इज इक्वल टू √3a। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी RA ना R + R माइनस इज इक्वल टू √3/2। तो ये कौन से ऑप्शन, ये होता है हमारा सीजियम क्लोराइड के कैटायन और एनायन में रिलेशनशिप। तो हमारे देखो R + R माइनस इज इक्वल टू √3/2। तो कौन से ऑप्शन में है स्टूडेंट, यहाँ पे जो वैल्यू दी है हमें, यहाँ पे जो वैल्यू दी है सब हम अंडर में दी थी, ये सब हमको, ये टाइपिंग में थोड़ा वो हो गए, ये सब हमको अंडर में दिए थे। ये सब हमको अंडर में दिए थे। तो यहाँ पे वाला लास्ट वाला अंडर में नहीं था,
तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो था हमारा सीजियम प्लस सीजियम क्लोराइड एन इज इक्वल टू √3/2। तो ये ऑप्शन हमारा क्या था, ऑप्शन नंबर सी हमारे क्या है इसमें राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर फॉग। ये हमारे सरफेस केमिस्ट्री क्वेश्चन है, सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। सरफेस केमिस्ट्री में हम देखो जो कोलाइड पार्टिकल होते हैं, जो कोलाइड पार्टिकल होते हैं उसके टू फेस होते हैं, उसके टू फेस होते हैं। जैसे हम सॉल्यूशन में पढ़ते हैं ना, सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट पढ़ते हैं, एक लिक्विड, एक सॉल्यूट पढ़ता है, एक सॉल्वेंट पढ़ते हैं। सॉल्यूट क्या होते हैं, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, यानी जो लिक्विड में क्या होते हैं हमारे, जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। और जो सॉल्वेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो मीडियम प्रोवाइड करते हैं। वो सॉल्वेंट क्या होते हैं, मीडियम प्रोवाइड करते हैं, यानी जो लार्जर अमाउंट में होते हैं उसको बोलते हैं हम सॉल्वेंट, और जो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं हम सॉल्यूट। तो सेम वैसे ही जो कोलाइड पार्टिकल है, जो कोलाइड पार्टिकल है, क्योंकि जो कोलाइड पार्टिकल होते हैं वो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन शो करते हैं, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन शो करते हैं। और जो हमारे सॉल्यूशन वाले होते हैं उसमें हमारे वो होते हैं हमारे होमोजीनियस। तो ये जो कोलाइड वाले होते हैं इसके टू फेस होते हैं। एक को बोलते हैं हम डिस्पर्ड फेस, और दूसरा होता है हमारा डिस्पर्ड मीडियम। और डिस्पर्ड फेस क्या होता है, जो डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्ज होता है, जो डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्ड होता है। और जो डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, वो मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें हमारे डिस्पर्ड फेस के पार्टिकल क्या होते हैं, हमारे डिजॉल्व होते हैं, यानी डिस्पर्ड होते हैं। ठीक है, तो सेम वैसे ही ये भी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और ये जो डीएम है यानी डिस्पर्सन मीडियम, ये लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हमको पूछ रहा है कि फॉग क्या है। जो फॉग है वो किस किस का कंपोजिशन है। जो फॉग है, एक इसको बोलते हैं हम एरोसोल, फॉग को बोलते हैं हम एरोसोल। और जैसे हम फॉग हमारा एग्जांपल हमारे कोहरे का, जैसे कोहरा में होता है ना, कोहरे में क्या होता है हमारे एयर होती है, यानी गैस होती है। और गैस में क्या होते हैं हमारे जो लिक्विड के ड्रॉपलेट होते हैं, वो ड्रॉपलेट भी प्रेजेंट होते हैं। जो लिक्विड के ड्रॉपलेट होते हैं वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और जो एयर यानी गैस प्रेजेंट होती है वो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होती है। तो हमको यहाँ पे बताना है कि जो फॉग है वो किसका एग्जांपल है। जो फॉग होता है उसमें होता है हमारा डिस्पर्ड फेस होता है हमारा फॉग में, डिस्पर्ड फेस होता है हमारा उसमें लिक्विड। और जो डिस्पर्सन मीडियम यानी जिसमें डिस्पर्ड फेस हमारा डिस्पर्ड हो रहा है वो होता है हमारा डिस्पर्सन मीडियम में, उसको बोलते हैं हम यहाँ पे गैस, यानी कहीं पे एयर भी लिखा होता है। ठीक है, तो हमारा डिस्पर्ड फेस क्या हो रहा है इसमें लिक्विड, और डिस्पर्सन मीडियम गैस। तो लिक्विड किस में डिजॉल्व हो रहा है, किस पर डिस्पर्ड हो रहा है, वो गैस में डिस्पर्ड हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, गैस पार्टिकल आर डिस्पर्ड इन गैस, लिक्विड पार्टिकल आर डिस्पर्ड इन गैस। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। तो आप सभी लोग इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें और इन सभी क्वेश्चनों को एक बार खुद से सॉल्व करें। और जो मैंने मेन पॉइंट लिखाए हैं आज, उन सभी पॉइंटों को नोट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।